Hello my dear students, welcome back to channel, my new video. My name is Amir from A1 Coaching। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिवेंचर चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे हम अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। हाँ, रिडेम्पशन मुझे कराना है, मैंने कराया नहीं है बट वो 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। रिडेम्पशन से आपके 3 नंबर के ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा, 2-3 दिन के अंदर वो भी करवा दूंगा, वो 1 शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझना। इसके ऊपर आपके कई चैप्टर बिल्डअप होने वाले हैं, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एंड एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी के जो चैप्टर है वो इस चैप्टर पे डिपेंड करता है। इस चैप्टर मतलब इस चैप्टर के फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। तो इस चैप्टर के फॉर्मेट को ध्यान समझना, इस चैप्टर को अच्छे समझना। अगर आपने चैप्टर समझ लिया तो आपको आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम इतनी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में हमें क्या पढ़ना है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में सबसे पहले हमें जो सीखना है वो सीखना है फॉर्मेट। तो आज की वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट कराऊंगा और फॉर्मेट इसका बताऊंगा। आपको इसको अच्छे से समझना है, कम से कम 10 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। जब आपको याद हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगी तो इस पर हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि फॉर्मेट नहीं पता होगा, अगर आपको चीज़ें नहीं पता होगी कौन किसके अंदर जाता तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ ध्यान से देखो कि जो इसमें होता है एज पर सेक्शन 2, ठीक है, इसको लिख लो कहीं पे। जो भी इसमें सारी चीज़ें चलती है सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से आपको करना है, इसको कहीं लिख लो, लिखना हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग चलनी है। तो अब सबसे पहले इसमें बनेगा फॉर्मेट बैलेंस शीट का। अब देखो अभी तक आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, क्लास 11 में सोल पार्टनरशिप पढ़ा है, उसमें बैलेंस शीट देखो ऐसे बनती है ना। एक तरफ आपकी लायबिलिटीज़ होती है, एक तरफ अमाउंट होता है, एक तरफ एसेट्स होता है और एक तरफ अमाउंट होता है, ये होता है। और यहाँ का बैलेंस हमेशा क्या आता है? सेम आता है। ये आप लोग पढ़ के चले आ रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बनती थी बट कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनेगी। कंपनी की बैलेंस शीट आपकी इस तरह से बनेगी, लंबी स्ट्रेट। मतलब पहले आपका रहेगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब पहले आपकी लायबिलिटी रहेगी जितनी भी रहेगी, उसमें इक्विटी लायबिलिटी के अंदर आता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड आता है। क्या होता है सब मैं बताऊंगा। तो जब ये तीनों को जोड़ोगे यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा XYZ। फिर आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे एसेट की, फिर यहाँ पे आप लिखोगे नॉन करेंट एसेट, फिर लिखो करेंट एसेट, फिर यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा और यहाँ पर आएगा अमाउंट। तो यहाँ का अमाउंट और यहाँ का अमाउंट क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। सेम टू सेम वही चीज़ है, बस डिफरेंट बेटा इतना सा है कि पहले इसमें इस तरह लायबिलिटीज अमाउंट इस तरह से लिखते थे हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल करोगे, पहले लायबिलिटी लिख लोगे फिर एसेट लिख लोगे, आना अमाउंट सेम है। तो ये अपना अपना फंडा है भाई। कंपनी की बैलेंस शीट है तो कुछ तो अलग होगा ही ना। तो कंपनी की बैलेंस शीट इस तरह से बनेगी और जो आपकी पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनती है वो इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो याद रखना इस तरह से बनती है। अब मैं आपको कराता हूँ जल्दी से ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्या होना है, ठीक है। एक तो मैं यार टेस्टर से परेशान हूँ, अपने खो जाता है और ठीक है। इसको रफ कर दूँ तो याद रखना कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा वर्टिकल बनेगी, ठीक। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 241, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मेट को ध्यान समझो। आज की वीडियो हम लोग सिर्फ फॉर्मेट ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ये बना रखा है, सबसे पहले आप बनाओगे पार्टिकुलर, फिर करोगे नोट नंबर, फिर करोगे करेंट ईयर और फिर बनाओगे प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस मतलब इस करंट ईयर का बैलेंस, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर में जो भी बैलेंस रहा उससे कंपेयर करोगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा जाता है बेटा वो लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। और एक चीज़ और, जिनके पास 2 साल से ज़्यादा पुरानी बुक है तो मे भी उनके में कुछ चीज़ें अलग होगी, क्योंकि अभी बताता हूँ क्या अलग होगा। फिलहाल अभी देखो सबसे पहले होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आता क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आता है आपका सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। क्या आता है बेटा? शेयर होल्डर फंड, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, ये होता है आपका मेन हेड। इसके अंदर जो आता है वो क्या क्या होता है भाई? सबसे पहले इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल,
ठीक है। फिर इसके अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है वारंट्स, शायद एक सेकेंड बस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, आप इसको खाली वारंट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट पूरा फॉर्मेट बना रहा हूँ तो लिख रहा हूँ। ये वारंट्स वाला जो पार्ट है ये आपके सिलेबस में ऐड ऑन नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ रेड से, ठीक है। ये है नहीं, बट आपको पेपर में पूरा का पूरा फॉर्मेट तो याद होना चाहिए, पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो मेन हेडिंग है लायबिलिटी की। उसके अंदर जो मेन हेड है, मेन हेड क्या है वो शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीजें आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और वारंट्स। ये आपको भाई साहब याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो कुछ भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब ये वारंट के बाद दूसरी हेडिंग है शेयर होल्डर फंड के बाद जो आपकी आती है शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट। अब भाई ये जो पेंडिंग अलॉटमेंट है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फॉर्मेट में है तो ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन फॉर्मेट में तो आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। अब जो तीसरी हेडिंग आती है, मेन हेड है ये। पहला हेड आपने लिखा शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। फिर दूसरा आपने लिखा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें ये नहीं, कुछ भी नहीं आता, बस अकेले होता है। तीसरा होता है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या होता है बेटा? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है लिख लो भाई। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तीसरा आता है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखो मुझे भी एक बार देखना पड़ रहा है क्योंकि एक साल में एक बार ही पढ़ाना होता है ये टॉपिक, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग हुआ है तो देखना पड़ रहा है। तो आप लोग कैसे करोगे? तो आपको याद होना मस्ट है भाई, पेपर में कर नहीं पाओगे। पेपर तो मैंने दे लिया है, पेपर तो आप लोग को देना है, तो ये रन होना चाहिए। तरीका मैं बता दूंगा, लेकिन याद जब तक नहीं करोगे काम आपका नहीं होगा। और लास्ट में आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या आता है भाई? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझे कि नहीं समझे? ये आती है। तो पहले हेडिंग और इक्विटी एंड लायबिलिटी मेन हेडिंग है, उसके अंदर सबसे जो मेन हेड है वो शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर तीन चीज़ें, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर ये चार चीज़ें आएगी। और उसके चौथी चीज़ जो है वो है करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब करेंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा भाई? करेंट लायबिलिटीज में आपका आता है ट्रेड पेबल्स, नहीं शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब एक चीज़ और याद रखना हमेशा कि जितनी भी चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ ना बेटा, ये पूरा का पूरा आपका लाइन टू लाइन होना चाहिए। ऊपर नीचे किया तो क्वेश्चन कट जाएगा, समझ लो, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्टेप वाइज को याद करना, ऊपर नीचे मत कर देना। शॉर्ट टर्म बोरिंग, फिर आता है ट्रेड पेबल्स, फिर आता है आपका अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी, और लास्ट में होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इतनी चीज़ें आप लोग यहाँ तक करोगे। अब मेन चीज़ें क्या क्या आई, इतना जब आप लोग कर लोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल। टोटल यहाँ पर आप करोगे, आपका जो भी XYZ आएगा आंसर, ये यहाँ तक करने के बाद आपको क्या मालूम चली भाई साहब? क्या मालूम चल रहा है यहाँ पर आपको? टोटल लायबिलिटी। यहाँ पर कुछ अमाउंट आएगा, आपको ऐसे कैसे करके लिख देना है। अब लिखने के बाद इसमें देखो तीन हेडिंग थी मेन। मेन हेडिंग तो एक तो थी इक्विटी लायबिलिटी, तो आपको पता ही है लायबिलिटी और एसेट तो हो गई। अब उसके अंदर तीन हेडिंग है, चार हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड,
दूसरा है शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है नॉन करेंट लायबिलिटी, चौथा है करेंट लायबिलिटी। पेपर में ये आपसे पूछता नहीं है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, तो आप तीन ही मान लो, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लास्ट में है वारंट्स, ठीक है। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लास्ट में होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर करेंट लायबिलिटी। शॉर्ट करेंट में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग था, यहाँ पर शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। टोटल करोगे यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएगी। इतना करने के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग होगी बेटा वो होगी आपकी नॉन करेंट। पहले तो इक्विटी लायबिलिटी थी, ये थी। अब एक साइड आप लोग क्या लिखते हो, एसेट लिखते हो, तो यहाँ पर लिखोगे एसेट्स। क्या लिखोगे भाई, एसेट्स। पूरा फॉर्मेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ मुझे। हाँ, तो अब यहाँ तक तो आ रहा है भाई। अब यहाँ से अब एसेट्स, अब देखो एसेट यहाँ पे तो मेरा स्पेस थोड़ा कम है, आप लोग नीचे ही लिखोगे और फिर टोटल करने के बाद यहाँ पर टोटल दिखा दोगे एसेट का, इसके बराबर ही आएगा। लेकिन स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोग पास कॉपी बहुत स्पेस रहेगा, बेहतरीन अपना करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एसेट का, तो इसी से ही जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर पर्टिकुलर, फिर क्या होगा भाई नोट नंबर, फिर होगा करेंट ईयर, तो एसेट्स में जो सबसे पहले हेडिंग होती है वो क्या होती है, देखो अभी तक जिनके पास पुरानी बुक होगी वहां पर लिखा होगा फिक्स एसेट, यहाँ पर लिखना तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स में पहले होता था फिक्स एसेट सबसे पहले, बट अब जो चेंज हुआ है लास्ट ईयर से, वो यहाँ पर फिक्स एसेट ने लिख के आपको लिखना है पहली हेडिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। समझे कि नहीं समझे। सबसे पहले क्या लिखोगे एसेट के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये आपकी पहली हेडिंग होने वाली, ठीक है भाई। अब आपने ये लिख लिया फिक्स एसेट के बाद। अब फिक्स एसेट में ये लिखना था, फिर इसके बाद आपका आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो आएगा बेटा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तीसरा जो आएगा बेटा वो है डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट। चौथे नंबर पे जो आएगा बेटा वो क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने अगर कोई को लोन दिया तो आपकी एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। पांचवें नंबर पे जो बेटा आता है वो है अदर नॉन करेंट एसेट। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पूरा फॉर्मेट लर्न करके आओगे, ठीक है। चलो आप लोगों के लिए मैं भी एकदम जम के रट के आऊँगा, ठीक है, दोनों लोग करके आएंगे, ठीक है। तो लेकिन रट के आना है, ये आपको याद होना चाहिए भाई, मुझे पेपर नहीं देना है, ठीक है। मैं तो बुक से देख के करा दूंगा, कहोगे तो याद कर लेता हूँ यार, लेकिन आप लोग को यार करना है याद, नहीं याद करोगे तो गेम ओवर हो जाएगा। इस चैप्टर पे कई चैप्टर आपके टिके हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको रटी होनी चाहिए, ठीक है। अदर नॉन करेंट एसेट, अब ये हो गया। और दूसरी हेडिंग जो होती है आपकी होती है करेंट एसेट की। क्या होती है बेटा, देखो एसेट के अंदर पहले आता है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एसेट के अंदर आएगा नॉन करेंट एसेट। दो हेडिंग होगी एसेट के अंदर, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर पहली हेडिंग होती है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की जगह पे क्या आ गई है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी डी करके लिख लो, नॉन करेंट एसेट में एक लिख लो ए बी सी डी ई, ठीक है। अगली हेडिंग होगी वो होगी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, वही ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। सबसे पहले यही होगा, नहीं करेंट इन्वेस्टमेंट है भाई, चलो जो है वो लिख लेते हैं। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था तो यहाँ पे तुम करेंट इन्वेस्टमेंट लिख लो, ठीक है। और क्या होगा ए,
फिर क्या आएगा भाई, डिफर्ड टैक्स था, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, डी ई। ट्रेड रिसीवेबल के बाद बताएगा कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ठीक है, यहां तक हो गया। पांचवें में आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और सबसे लास्ट में जो बेटा आता है वो है अदर करेंट एसेट। इतनी चीजें आपकी आएगी इसमें। अब जब इतनी चीजें आ जाएगी तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल, यहाँ पर सॉरी तो नोट नंबर है, यहाँ पर लिखोगे टोटल, यहाँ पर लिखोगे नोट टोटल। नोट नंबर जो काम होगा मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है, अभी कोई काम नहीं इसका। तो टोटल, तो जो यहाँ का टोटल आया था और यहाँ का जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा भाई, सेम आएगा। अब दिमाग में एक चीज़ बसा लो, क्या करना है इसमें। सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटी और एसेट, ये दो मेन हेडिंग है। आप लोग ऐसे करोगे, स्पेस नहीं, इसलिए मैंने इस साइड कर दिया। फिर इसके अंदर मेन हेडिंग कौन होती है, लायबिलिटी में 3 हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन याद कर लेना, शेयर पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। 3 हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। फिर एसेट्स में आता है 2 हेडिंग, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, वारंट्स। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिफर्ड टाइप लायबिलिटी, अदर टर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और डी में क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये करेंट लायबिलिटी के अंदर आ गया। एसेट्स में आता है मेन हेडिंग जो है पहली, प्रॉपर्टी, प्लान, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, ये आपकी नॉन करेंट एसेट के अंदर है। फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस और अदर नॉन करेंट एसेट, ये 5 चीजें आती हैं। करेंट एसेट में करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, अदर करेंट एसेट। तो ये जितनी चीजें हैं ये आती हैं। जब टोटल करोगे यहाँ का और यहाँ का हमेशा सेम आएगा। तो आपको ये रट जाना चाहिए कि शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है। कल क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो आपको यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये रटा होना चाहिए कल की वीडियो के पहले कि शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल है, उसके रिजर्व सरप्लस है, फिर वारंट्स है। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है। इसके सब हेड भी है, ठीक है, ये तो मेन हेड, इसके सब हेड भी होते हैं, वो बताऊंगा आगे। लेकिन फिलहाल इतना करो, याद करके आओ। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन आपका सिलेबस हो जाएगा बहुत इजीली। रिडेम्पशन रह गया वो भी मैं कल तक मैं करा दूंगा, जैसे बोला था 15, कोशिश करूंगा 20 से 22 में आपका पूरा कंप्लीट होगा, 2 चैप्टर छोड़ के, कैश फ्लो और रेशियो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। इकोनॉमिक्स की वीडियो आज आप लोग को मिल जाएगी, और मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।